आज का हमारा टॉपिक होगा इंडिया एंड द ग्रेट डिप्रेशन, यानी कि एक दौर ऐसा भी आया था ग्लोबलाइजेशन के पीरियड में जहाँ पे कि भारत में भी बहुत तगड़ा डिप्रेशन आया था, यानी कि मंदी का दौर आया था। यहाँ पे भी इंडस्ट्री बंद हो रहे थे, यहाँ पे भी लोगों के पास पैसे नहीं थे, इनकम नहीं थे, काम नहीं था, रोजगार नहीं था, है ना। यानी कि बेरोजगारी का संख्या यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा था एक समय पे। इसके बारे में ही हम लोग आज पढ़ेंगे। देखते हैं सबसे पहले क्या है। सबसे पहला यहाँ पे है कि इम्पैक्ट ऑफ ग्रेट डिप्रेशन ऑन द इंडियन इकोनॉमी। भारत के इकोनॉमी पे ग्रेट डिप्रेशन का क्या असर पड़ा, क्या प्रभाव पड़ा, इसी के बारे में आज हम लोग पहले बात करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, देखते हैं क्या है। सबसे पहला इम्पैक्ट पड़ा ट्रेड पर, यानी कि व्यापार पर। इंडियाज एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट नियरली हाफ्ड बिटवीन 1928 एंड 1934। 1928 से लेकर 1934 के बीच में इंडिया जो एक्सपोर्ट करता था, यानी कि जो इंडिया अपने सामानों को यहाँ से बाहर भेजता था या फिर जो बाहर से इंडिया में आता था, वो बिल्कुल हाफ हो गया, यानी कि आधा हो गया। आधा क्यों नहीं होगा? जब लोगों के पास पैसे ही नहीं है तो लोग क्या खरीद बिक्री कर पाएंगे? कभी नहीं कर पाएंगे, है ना। तो यहाँ पे बिल्कुल आधा हो गया। उसके बाद बिटवीन 1928 एंड 1934 वीट प्राइसेस इन इंडिया फेल बाय अबाउट 50%। सोचिए 50%, यानी कि आधा आधी गेहूं का प्राइस एकदम नीचे गिर गया। ऑब्वियस सी बात है नीचे गिरेगा, क्योंकि यहाँ पे लोगों ने क्या कर दिया था, बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन कर दिया था गेहूं का। और आपको मालूम है कि ज़्यादा सामान यदि होता है तो उसका वैल्यू अपने आप गिर जाता है ना। आगे उसके बाद इम्पैक्ट ऑन फार्मर्स, किसानों पे क्या प्रभाव पड़ा ग्रेट डिप्रेशन का? देखिए, द फॉल इन प्राइसेस हैड अ डीप इम्पैक्ट ऑन द पुअर फार्मर्स। देखिए, जो किसान अपने पूरे धन संपत्ति को लगाकर, अपने मेहनत को लगाकर, अपने समय को लगाकर इतना ज़्यादा खेती किया, वो इतना ज़्यादा अनाज को उपजाया, लेकिन उसके अनाज का उसको अच्छा प्राइस ही नहीं मिल पाया। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा डिप्रेशन किसको महसूस करने को मिला? फार्मर को, है ना। क्योंकि उनका पैसा भी गया, समय भी गया, मेहनत भी गया, हर कुछ गया। बट द कॉलोनियल गवर्नमेंट रिफ्यूज टू गिव एनी रिलीफ टू द फार्मर्स इन टैक्सेस। और आपको मालूम है कि इंडिया में हर एक किसानों से क्या करता था अंग्रेज? खेती के बदले में टैक्स लेता था। इसका प्राइस, यानी कि किसानों के पास जो अनाज थे उसके प्राइस इसके पास नहीं है, उनका जो इनकम होना चाहिए किसानों के पास नहीं है, लेकिन फिर भी अंग्रेज टैक्स लेने से बाज नहीं आ रहे हैं। उनको टैक्स तो हर हालत में चाहिए। आपका फसल अच्छा हुआ खराब हुआ उससे उनका मतलब नहीं है, आपको टैक्स तो चाहिए ही चाहिए। तो ये था फार्मर का हाल उस समय पे। आगे पॉलिटिकल इम्पैक्ट, यानी कि राजनीतिक तौर पर क्या इम्पैक्ट पड़ा, इसके बारे में जानिए। द ग्रेट डिप्रेशन पेव्ड वे फॉर गांधी जी टू लॉन्च द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इन 1931। 1931 में गांधी जी ने क्या लॉन्च किया था? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च किया था। ठीक है, और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट क्या होता है ये आपने नेशनलिज्म इन इंडिया में पढ़ रखा है। ठीक है, चल तो अच्छा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यदि आपने नहीं इस चीज़ को आप यदि नहीं भी जानते हैं। सिविल डिसोबीडियंस क्या बता देते हैं यहाँ पे। इसका शुद्ध हिंदी होता है सविनय अवज्ञा, है ना। सिविल डिसोबीडियंस का मतलब भी यही होता है कि आपके नियम कानून को हम नहीं मानेंगे, है ना। अब यहाँ पे कौन सा नियम कानून नहीं मानने का बात हो रहा है? जो कॉलोनियल गवर्नमेंट, यानी कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी, हो सकता है कि जो टैक्स का नियम लगाया होगा इंडियंस पे, उनके बातों को हम नहीं मानेंगे। तो यहाँ पे पॉलिटिकल इम्पैक्ट भी आपको देखने को मिला, और ये देखने को मिला कि गांधी जी ने लॉन्च कर दिया था यहाँ पे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1931 में। तो ये कुछ ऐसे प्रभाव थे जो कि इंडिया के इकोनॉमी पे पड़ा था। आगे बढ़ते हैं फिर। इम्पैक्ट ऑफ ग्रेट डिप्रेशन ऑन द जूट प्रोड्यूसर्स ऑफ बंगाल। बंगाल में उस समय पे जूट बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस किया जाता था, उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ा, है ना, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा ग्रेट डिप्रेशन का उसके ऊपर, इसके बारे में भी हम लोग बात कर लेते हैं। मोटा मोटी इसमें हम लोग ये देखने वाले हैं कि जो जूट उगाते थे बंगाल में, उनको उन लोगों को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा। देखते हैं क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है कि जूट प्रोड्यूसर्स ग्रीव जूट फॉर एक्सपोर्ट इन द फॉर्म ऑफ गनी बैग्स। मतलब कि जो जूट बनाते थे, जो लोग जूट को उपजाते थे, वो लोग जूट से क्या बनाते थे? गनी बैग्स बनाते थे, यानी कि थैला बनाते थे, ठीक है ना, एक्सपोर्ट करने के लिए, यानी कि दूसरे कंट्री में भेजने के लिए। और उस समय पे जूट बैग का डिमांड बहुत ज़्यादा था। भारत में तो था ही था, भारत के साथ अलावा देशों में भी हमारे यहाँ का जूट बैग का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। But the gunny bags export collapsed. The prices of raw jute crashed by more than 60%. 60%, यानी कि आधा से ज़्यादा जो गनी बैग्स थे उसका जो एक्सपोर्ट होता था और उससे जो जो इनकम होते थे वो पूरी तरीके से, मतलब कि 60% उसका नीचे बैठ चुका था। देखिए यहाँ पे दो बात लिखा हुआ है। पहला है बट दी गनी बैग्स एक्सपोर्ट कोलैप्स्ड।
जो हम लोग एक्सपोर्ट करते थे, यानी कि जो गनी बैग बनाकर, थैला बनाकर जूट बैग का बाहर बेचते थे, वो बंद हो गया था। बंद इसलिए हो गया था कि किसी के पास पैसा नहीं था, कोई खरीदना नहीं चाह रहा था। कैसे खरीदेगा भाई, किसी के पास पैसा ही नहीं है तो, है ना। तो वो पहला हो गया। इसके साथ ही साथ द प्राइसेस ऑफ रॉ जूट, और जो कच्चा जूट होता था हमारा, जिससे कि बैग बनने वाला होता है बाद में, उसका प्राइस 60% से ज़्यादा नीचे गिर गया था। यानी कि मान लीजिए यदि 100 रुपये का है तो 40 रुपया बस रह गया था, 60 रुपया घट गया था। ठीक है, जूट का। आगे बढ़ते हैं। पीजेंट्स हु बोरोड इन द होप ऑफ बेटर टाइम्स और टू इंक्रीज आउटपुट इन द होप ऑफ हायर इनकम नाउ फेस लोअर प्राइसेस एंड फेल डीप इनटू डेब्ट। तो जो इंसान इस इच्छा में लोन लिए थे या फिर किसी से उधार लिए थे पैसा कि इस बार फसल अच्छा होगा, फसल तो अच्छा हुआ लेकिन आपके अच्छे फसल का दाम उतना आपको नहीं मिल पाया। अब जब आपने लोन लिया था तो आपने क्या सोच कर लिया था कि फसल अच्छा होगा, फसल अच्छा तो हुआ, जूट का खेती अच्छा तो हुआ, लेकिन उसका प्राइस ही नहीं है मार्केट में। तो इससे क्या हो गया, आदमी कर्ज में डूबता चला गया। ठीक है, वो यहाँ पे लिखा हुआ है नाउ फेज लोअर प्राइसेस एंड फेल डीप इनटू डेप्ट, यानी कि कर्ज में वो चला गया। आगे बढ़ते हैं। इंडियन पीजेंट्स यूज्ड अप देयर सेविंग्स, लैंड्स एंड sold whatever jewelry and precious metals that they had to meet their expenses। अब यहाँ पे लोगों के पास पैसे नहीं है, जो वो जूट का खेती कर रहा है उनको उसका उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है, तो अपने जीवन को चलाने के लिए इंडियन पीजेंट्स क्या कर रहे हैं उस समय पे, अपने सेविंग्स को जो उन्होंने बचा के रखे थे फ्यूचर्स में कि इस्तेमाल करेंगे फ्यूचर में, यानी कि जो बचा के रखे थे कि फ्यूचर में इस्तेमाल करेंगे, वो इस्तेमाल कर रहे हैं। ज़मीन बेचना पड़ रहा है उनको, साथ ही साथ उनके पास जो ज्वेलरी है, कीमती सोना चांदी जो भी है, उनको वो बेचना पड़ रहा है ताकि उसका जीवन यापन अच्छी तरीके से चल पाए। समझ के बात को। तो ये डिप्रेशन का ही तो दौर है। द फेमस इकोनॉमिस्ट जॉन मैनार्ड काइनेस थॉट दैट इंडियन गोल्ड एक्सपोर्ट्स प्रॉम्प्टेड ग्लोबल इकोनॉमिक रिकवरी। सोचो, एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट थे। इकोनॉमिस्ट मतलब कौन, ऐसे लोग जो कि थोड़ा बहुत इकोनॉमी के बारे में जानते हैं, घटा नफ़ा नुकसान इसके बारे में जानते हैं कि किस कंट्री को क्या स्टेप लेना चाहिए, तो वो कैसे आगे बढ़ेगा, वो कैसे नीचे रह जाता है। इस प्रकार के लोगों को हम लोग कहते हैं इकोनॉमिस्ट। तो इकोनॉमिस्ट का नाम था जॉन माइनार्ड काइनेस। इनका यह मानना था कि इंडियन गोल्ड एक्सपोर्ट्स प्रॉम्प्टेड ग्लोबल इकोनॉमिक रिकवरी, मतलब कि इंडिया से जो सोना चांदी या फिर खास करके सोना जो एक्सपोर्ट होता है, यानी कि इंडिया से जो सोना बाहर जाता है, वो सोने में इतना ज़्यादा क्षमता है कि वो पूरे वर्ल्ड ग्लोबल यानी कि पूरे वर्ल्ड के इकोनॉमी को रिकवर कर सकता है। सोचो, समझ रहे बात को। यानी कि इंडिया के सोने में इतना पावर था, इतना अच्छा बेस्ट क्वालिटी उसका होता था, और इंडिया में उस समय पे सोना इतना ज़्यादा था कि हमारे पास इतना पावर था कि हम पूरे वर्ल्ड के इकोनॉमी को रिकवर कर सकते हैं। मतलब कि जो यदि वो डूब रहा है, यदि उसका नैया नहीं चल पा रहा है, वहाँ पे मंदी का दौर है, तो उसको हम लोग रिकवर कर सकते हैं। और ये कहना था जॉन माइनार्ड काइनेस का। ठीक है, तो सोचो उस समय पे हमारे यहाँ के गोल्ड का क्या कीमत होता होगा। समझ के बात को। चल, तो यहाँ पे आपने बेसिकली ये समझा कि भारत में भी एक ऐसा समय आया था जहाँ पे कि मंदी का दौर आपको देखने को मिला था। ठीक है, चलिए, तो क्या क्या समस्या आया जूट प्रोड्यूसर्स बंगाल वाले लोगों को, ये भी आपने सीखा। साथ ही साथ यहाँ पे आपने ये भी सीखा कि इंडिया के इकॉनमी पे ग्रेट डिप्रेशन का क्या असर पड़ा। ठीक है ना। चलिए, आगे वाले क्लास में हम डिस्कस करेंगे रीबिल्डिंग अ वर्ल्ड इकॉनमी, यानी कि द पोस्ट वॉर एरा। ठीक है, मतलब कि अभी तक आपने ये देखा कि किस प्रकार से इकोनॉमी अलग अलग कंट्री के नीचे बैठ रहे हैं, उनको रिकवर कैसे करना है, इसके बारे में हम लोग अपने अगले वाले क्लास में डिस्कस करेंगे। यहाँ तक कोई डाउट? चलिए, थैंक यू वेरी मच।